जो है ना क्वेश्चन बैंक है बिहार पुलिस का। ये परीक्षा हुआ था कब? 19/10/2014 को हुआ था परीक्षा। प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक पर सर्ग है? बताइए क्या होगा। अधिकरण। क्या है? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। कह रहा है कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक पर सर्ग है? तो अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। सोहन मकान के भीतर में अधिकरण जो है ना कारक है। अधिकरण कारक क्या है? जो क्रिया के आधार पे स्थान, समय और अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है, उपर्युक्त उपर्युक्त वाक्य सोहन मकान के भीतर है में स्थान का बोध पद मतलब भीतर के द्वारा हो रहा है, अतः यह अधिकरण कारक होगा। ठीक है। कारकों का पहचान। कारकों का पहचान दिया हुआ है। बताइए कि क्रिया करने को संपन्न करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता। हाँ, तो क्रिया को संपन्न करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और क्रिया से प्रभावित होने वाला को क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। कर्म। क्रिया को संपन्न करने वाला तो कर्ता और क्रिया से प्रभावित होने वाला को कर्म कहते हैं। और क्रिया का साधन या उपकरण बोलेगा तो क्या होगा? करण होगा। कर्म। और जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कहा संप्रदान। जाता है। जहाँ अलगाव का बोध हो क्या उसे क्या कहते हैं? अपादान कहा जाता है। क्या कहता है? अपादान। अपादान। नेक्स्ट है, जहाँ दो पदों का आपस में संबंध बताया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। तो सबको पता है। क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण। क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी को पुकार कर संबोधन किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए इसमें कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है? क्या होगा? ये होगा ये है ना कि मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ये मेरी सही माँ है। ये ने शुद्ध वाक्य तीनों जो है ना गलत है। तो बोल रहा है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ये सही है। दिए गए विकल्पों में से मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया ये शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्पों में से कारक संबंधी त्रुटियां दिया हुआ, कुछ ना कुछ त्रुटि, इसलिए दोनों तीनों जो गलत है। जैसे बोल रहा है कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, इस वाक्य में कर्ता कारक की विभक्त चिन्ह के ने का लोप है, इसलिए जो है ना ये वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। बताइएगा कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? तो क्या होगा? मिस्र वाक्य है। हाँ, मिस्र वाक्य है। कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। इसमें यह कौन सा वाक्य है? तो मिस्र वाक्य है। क्या है? मिस्र वाक्य है। याद रखिएगा। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ये मिस्र वाक्य का उदाहरण है। विशेष में दिया हुआ है, इधर आइए। दिया हुआ है रचना के आधार पर वाक्य में भेद दिया हुआ है। इसमें 3 भेद है। एक सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है, एक है मिश्र वाक्य है। और इसमें सरल वाक्य में जो है ना उद्देश्य प्लस विधेय है। संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है। और इस जो है ना उधे संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्वर्ण संधि। तो उधय संधि, विसर्ग संधि। हाँ, उधे प्लस विधेय बराबर सरल वाक्य है। और सरल प्लस वाक्य प्लस सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य बराबर संयुक्त वाक्य है। और परल वाक्य आश्रित वाक्य बराबर क्या होता है? मिश्र वाक्य है। ठीक है। जैसे सरल वाक्य में क्या है? जैसे राम पढ़ता है, सरल वाक्य है। वह दौड़ता है, सरल वाक्य है। वह बाजार जाता है, सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में क्या है? पहचान करने की विधि है। और, एवं, तथा, यह, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सभी क्या है? संयुक्त वाक्य है। और मिश्र वाक्य क्या क्या है? तो पहचान करने के लिए है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, क्या है? तो मिश्र वाक्य है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का प्रवाची है? तो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची है? तो क्या होगा? तो अरविंद है। क्या है? अरविंद है। दिए गए विकल्पों में से कमल का प्रवाची शब्द क्या है? अरविंद होगा। कमल के अन्य प्रवाची शब्द क्या है? तो बताइए। कंज है। कंज कमल का प्रवाची शब्द है। पंकज है, जलज है, सरोज है, नीरज है और अम्बुज है, बारिज है, इंद्रवर है और राजीव है, उत्पल है। तो ये कमल का प्रवाची शब्द कौन कौन है? बताइए कमल का। कंज है, पंकज है, जलज है, सरोज है, नीरज है, अम्बुज है, वारिज है, इंदिवर है, राजीव है, उत्पल है। ये कमल का परिभाषित शब्द। हाँ, तो कमल का प्रवाची शब्द कौन कौन है? कंज है, पंकज है, जलज है, सरोज है, नीरज है, अम्बुज है, बारिज है, इंदिवर है, राजीव है, उत्पल, ये सभी जो है ना कमल का प्रवाची शब्द है। आय कारक मदन के प्रवाची शब्द कौन कौन है? तो काम है, मनोज है, मयन है, अनंग है, पंचसर है, मन्नत मत है, रतिपति है, मनसीज है, पुष्प धनवा है, समर है, मीन केतु है और मकर ध्वज। ये सब क्या है?
मदन के प्रवाची शब्द है। और जलद का प्रवाची शब्द बोलेगा तो जलद का तो बादल है, धन है, जलंधर है, नीरद है, परोध है, मेघ है और बरीद और बरीधर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? जलद का प्रवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होगा बताइए? संघर्ष करना। ये ना संघर्ष करना होता है, हाँ याद रखिएगा। कह रहा है कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चने संघर्ष करना। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से मुहावरा लोहे का चना चबाना क्या है के लिए सही उत्तर जो है ना संघर्ष करना होता है। अन्य विकल्प क्या है? गलत है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? बताइए। हाथों हाथ में, हाँ ये क्या है? अभिभाव समास है। इनको समास क्यों नहीं आता है समझ? कह रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? तब अभिभाव समास है। ठीक है, हाथों हाथ में अभिभाव समास है, याद रखिएगा। अन्य विकल्प क्या है? तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है? बताइए। शब्द सही शुद्ध नहीं, शब्द नहीं है, शुद्ध मतलब नहीं है, बताइए कौन है? ये 3 नंबर उज्जवल, ये गलत है। उज्जवल जो है ना ये गलत है, ये शुद्ध नहीं है। लेकिन दवाइयाँ सही है, मयंक सही है, ये दोनों सही है। लेकिन उज्जवल जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन अरे नेक्स्ट बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से बी जो है उज्जवल शब्द सही नहीं है। उज्जवल का सही रूप ना उज्जवल होता है, ऐसे लिखा जाता है, याद ये सही है। अन्य विकल्प में दवाइयाँ मयंक सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? तो क्या होगा? सभी में, हाँ सभी में। राजा रानी यथाशक्ति। प्रत्येक राजा रानी का कौन सा समास है? देख ही लेंगे। तत्पुरुष समास है। कहा इतना ब्रिलियंट बन रही है? जो हो रहा तो हो नहीं रहा कंप्लीट। कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? तो क्या हुआ? सभी में। राजाध्यक्ष है, इसमें राजा रानी है, यथाशक्ति है। तो कह रहा है ना कि जैसे में राजाध्यक्ष कौन समास है? तो क्या होगा? तत्पुरुष समास है। क्या होगा? तत्पुरुष समास है। राजाध्यक्ष क्या है? तत्पुरुष समास है। राजा रानी क्या है? तो द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। इसका क्या होगा सिमिलर मीनिंग? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, अपोनेंट है। क्या है? अपोनेंट। क्वेश्चन नंबर इसका बोल रहा है कि एंटागोनिस्ट जो है ना नाउन शत्रु, ए पर्सन हुई इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी समथिंग है। सिमिलर वर्ड्स क्या है? तो ये देखिए दिया हुआ कि अपोनेंट, फोई और एडवर्सरी, रिवल और कंपटीटर है। अब वॉरियर बोलेगा तो योद्धा होता है, डिफेक्टर मतलब हराने वाला होता है, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, पता ही है। क्वेश्चन नंबर ये 10 पे 10 नंबर भी इंग्लिश का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द इनसेन। इसका क्या होगा अपोजिट मीनिंग? सेन होगा ना, सेन होगा। क्या होगा? सेन। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द इनसेन? तो सेन। अपोजिट वर्ड सेन का जो है ना मतलब बुद्धिमान होता है, साउंड, ब्लैंसेड और रेटनल। इनसेन मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब पागल होता है, मानसिक रोगी होता है। रिक्यूर मतलब होता है अनेक बार घटित होना, और डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और रिसम्बल मतलब होता है समान लगना। क्वेश्चन नंबर ये 11 पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दैट विच इज फिट टू बीन ईटेन इज नोन इज। क्या होगा बताइए इसका? कह रहा है ना कि दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज क्या होगा? तो इडिबल होगा। क्या होगा? इडिबल, याद रखिए। फिट टू बी ईटेन खाने योग्य मतलब इडिबल है, और विदाउट बिगिनिंग ऑफ इंड इंटरनल मतलब शाश्वत है, और विदाउट एनी टेस्टे मतलब टेस्टलेस है, स्वादहीन है, और नॉट एबल टू डू समथिंग इनकैपेबल है मतलब अयोग्य है। क्या है? इनकैपेबल मतलब अयोग्य। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, इंग्लिश का ये भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। इसका क्या होगा? इसका फ्रेज दिया हुआ है, क्या होगा इन नेम ओनली का? नॉमिनल होगा। क्या होगा? नॉमिनल होगा, याद रखें नॉमिनल। इन नेम ओनली मतलब नॉमिनल मतलब नाम मात्र का होता है। एक्सेस मतलब क्या होता है? अत्यधिक होता है। सफिशिएंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। एडिक्यूट मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस हैज ब्राउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉ डैश इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ। इसमें क्या भराएगा बताइए? सही भाग क्या भराएगा इसमें? लेजरलाइजिंग भराएगा ना, लेजरलाइजिंग, याद रखिएगा। तो याद रखिए इंडिपेंडेंट हैज ब्राउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉ लेजरलाइजिंग इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ है।
लॉ मतलब जो है ना, मतलब यस हमेशा लेजलाइज लेगा, और लेजलाइज का अर्थ होता है टू अलाउ समथिंग बाय लॉ टू मेक लीगल। एबाइड मतलब क्या होता है, नियम कानून का पालन करने का अर्थ में प्रयोग होता है। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, नियम या उसकी अनचाही बात मानने के लिए बाध्य करना होता है। बाध्य करना, क्वेश्चन नंबर है फोर्स 14, करना, इनको कह रहा है 14 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज आयरनिंग आउट, इसमें क्या भरेगा बताइए, इसमें क्या होगा, इसका फ्रेज दिया हुआ है आयरनिंग आउट का रिसॉल्विंग, क्या होगा, तो रिजोल्विंग होगा। क्या रिजोल्विंग, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज और आयरनिंग आउट, रिजोल्विंग होगा। आयरनिंग आउट मतलब समाधान करना होता है, रिजोल्विंग मतलब इसका दिया हुआ है, फ्रेज मतलब इसको उल्टा, रिसॉल्विंग ना पढ़ेंगे। रिजोल्विंग है, रिजोल्विंग, रिसॉल्विंग, हाँ सॉरी, रिसॉल्विंग पढ़ सकते हैं, हाँ रिसॉल्विंग, हाँ रिसॉल्विंग पढ़ है, सकते हैं। हाँ हाँ रिसॉल्विंग। तो कह रहा है ना कि इन इन रनिंग आउट मतलब समाधान करना रिसॉल्विंग है। अन्य विकल्पों का अर्थ क्या होता है, फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, गठन करना, गठन। और चेंजिंग मतलब क्या होता है, बदल बदल रहा है। बदल और रहा, मॉडिफाई मतलब क्या होता है, मतलब बदलाव करना, बदलाव, मतलब बदलाव हो गया है। बदलाव। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन इससे तो क्वेश्चन लगता है ना कि सब तो सीजल मेंस में पूछता है, इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें अथी दिया हुआ है। 15 नंबर बिहार क्वेश्चन है ना पुलिस में पूछा हुआ। कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इरर निकालना है, तो अभी तो इरर निकालना, तो इस सीजल का मेंस में क्वेश्चन, सब सीजल का इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें इरर बोल रहा है, कौन सा जो है ना इसमें इरर है, द विच प्रोड्यूसिंग टू ऑन लीव, ए नंबर में ही हैड कमिटेड, बी में दैट ही वुड बी रिज्यूम आफ्टर 2 days, इसमें क्या है इरर बताइए, डी है ना, बी रिज्यूम्ड ये आफ्टर, इसका डी नंबर हो जाएगा, डी हो गलत। जाएगा। बी बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। जे, डी में क्या दिया, डी में तो ऑप्शन नहीं दिया, वो डी का पता ऑप्शन, है, ना ना राहुल जी, ऐसे दिया वो, उसके आगे में ऑप्शन दे दिया, हाँ ठीक आगे है। दिया हुआ, सही बोला, डी हाँ आगे वो दिया है। आगे वो दिए तो 3 नंबर ये तो वाला बी गलत रिज्यूम है। आफ्टर 2 days, क्या बोल रहे हैं बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि हम 2 महीना क्लास इंग्लिश क्लास किए थे ये सब का, बट हमको बहुत कम आता था समझ में। हाँ आगे कह रहा है कि वुड, वुड भी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है, हम लोग इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आता था। और बाक में एक्टिव वॉइस में रखना चाहिए, इसलिए वुड रिज्यूम में लिखा जाएगा। आगे कह रहा है कि पैसिव वॉइस तब प्रयोग होता है जब ऑब्जेक्ट काम कार्य को नहीं कर रहा हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस का तब प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट खुद की कार्य करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में भारत की यात्रा में से क्रम अनुसार मतलब निर्दिष्ट करें, बताइए कौन कौन आया था भारत की यात्रा पे, बताइए क्रम को सब व्यवस्थित करिए। सी नंबर हो जाएगा इसका। पहले हेमसोंग पहले आया तो था। फयान आया था, पहले फयान, फिर वेलसोंग और फिर थॉमस थॉमस रो। रो, तो सी नंबर जो है ना पहले आया था, कौन आया था, पहले फयान आया था, फयान, उसके बाद आया था हेमसोंग, हुयनसोंग आया था, फिर थॉमस रो आया था, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रश्न पर अनुसार विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम जो है ना फहियान, हुयनसोंग और थॉमसन रो है। फहियान, हुयनसोंग, इब्सिंग, संयुगन ने ये सभी चीनी यात्री बहुत मतानुयायी था। तो फहियान, हुयनसोंग, इब्सिंग, संयुगन ये सभी चीनी यात्री बहुत मतानुयायी था। फहियान जो है ना 399 से 414 ईस्वी में आया था, इसका शासन पीरियड था, टाइम पीरियड 399 से 414। आयो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फहियान आया था, फहियान किस समय भारत में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल। हाँ फहियान भारत आया था, हाँ। आगे कह रहा है कि चीनी भाषा में फ का अर्थ क्या होता है, धर्म और हियान होता है, ठीक है। तो सॉरी धर्म होता है, और हियान का अर्थ क्या होता है, तो आचार्य होता है। तो आचार्य चीनी होता, भाषा में आचार्य। कह रहा है ना कि फ का अर्थ धर्म होता है और हियान का अर्थ होता है आचार्य, अतः तो फहियान से तात्पर्य क्या है, धर्माचार्य है। इसे बाल काल का नाम कुड़ था। आगे कह रहा है कि इसके अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, ना कि मांस, मदिरा, लहसुन तथा प्याज आदि का प्रयोग करते थे। अब बाद में क्या है, चंडाल है। ये तो लगता है ज्ञान बिंदु बिहार दरबार क्वेश्चन बैंक से लगता है हार्ड, ये लगता है इसका पेपर है, लगता है बिहार पुलिस का आता है पेपर, बताइए। बिहार पुलिस वाला का सही उसको बोले। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक पे बिहार दरबार वाला क्वेश्चन पढ़ने में इजी रहता है, लेकिन ये लगता है एकदम हार्ड लग रहा है पढ़ने में। लेकिन कोई नहीं, तब भी लेकिन पढ़िएगा तभी ना होने वाला है कुछ, ऐसे तो पढ़िएगा नहीं, पता पता के चलेगा कि इसमें लिखा क्या है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है। चंडालों जो है ना, चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री था, चंडाल का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री था, ठीक है। आगे कह रहा है, यह पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया, ठीक है। किसको किसको बताया गया था, क्या होगा, चंडाल को, हाँ अशोक को। अरे यह पाटलिपुत्र के अशोक के राजमहल में, मतलब किसको, अशोक के राजमहल में बताया गया था, किसको बताया गया था, किसके बारे में भी पढ़ रहे हैं,
क्या था? पर बोल रहा है कि फयान जो था ना, फयान था कि पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं का निर्मित बताया गया। किसको? फयान को। और चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला यह पहला विदेशी यात्री कौन था? तो फहियान था, फहियान। ठीक है, ना ना राहुल जी, फहियान जो था ना, फहियान मतलब बोला क्या अशोक के फहियान महल यह को? पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि इसे देवताओं का निर्मित बताया। हाँ, फहियान कहा था, फहियान, हाँ फहियान। और चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री था, फहियान था। ठीक है, आगे ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग का जो था 629 से 645 ईस्वी तक है। यह बोल रहा हर्षवर्धन 606 से 647 के समय 629 में भारत के आया था। तो हर्षवर्धन भारत कब आया था? हर्षवर्धन 629 में भारत आया था। 629 में। और यहाँ लगभग जो है ना 16 वर्षों तक जो है ना रहा था। और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़कर तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह कर 645 ईस्वी में जो है लौट आया था। ठीक है, तो 629 में भारत आया, 645 में क्या हुआ? लौट हो गया। तो इसी 629 से 645 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि इसका वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है, जिससे 138 देशों का विवरण प्राप्त है। तो सियुकी पुस्तक किसका पुस्तक है? सियुकी बोलेगा तो हर्षवर्धन का है ना, सॉरी नहीं ह्वेनसोंग का, ह्वेनसोंग का, सॉरी ह्वेनसोंग का। सियुकी जो है ना ह्वेनसोंग की पुस्तक है। और इसका वृत्तांत जो है ना इसमें मतलब इसका वृत्तांत सियुकी में मिलता है, और जिसे 138 देशों का विवरण प्राप्त है। और यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। किसको? किसको बोलते हैं? ह्वेनसोंग को जो है ना यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान शक्ति मुनि कहा गया है। और चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा पर 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी। तो चीनी यात्री संयुगन लूसेंट में दिया हो रहा था राहुल जी, जानते हैं 518 संयुगन। अच्छा, जो दिया रहे। नेक्स्ट है ईद सिंह 7वीं सदी के अंत में 671 ईस्वी से भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण दिया था। तो ईद सिंह कितवीं शताब्दी में भारत आया था? 7वीं सदी में भारत आया था ना, मतलब 671 ईस्वी में आया था भारत। और नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण दिया था। और चीनी ग्रंथों को में भारत को ई त्यू कहा गया है। तो चीनी ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है? तो इन तू कहा गया है। अगला है थॉमस रो। थॉमस रो के बारे में कह रहा है कि सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आया था, जिसे जेम्स प्रथम ने भेजा था। तो कह रहा है कि सर थॉमस या थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में कब आया था भारत? 1615 में आया था। थॉमस रो जो था वो भारत आया था, किस शासनकाल में भारत आया था? तो यह था जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1615 में आया था। और जिसे जो है ना जेम्स प्रथम ने भेजा था। आगे कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस ने भी 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो किसके दरबार में आया था और कब आया था कैप्टन हॉकिंस? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। हाँ, तो कैप्टन हॉकिंस जो था ना वो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। और इसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। बताइए जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया था। कैप्टन हॉकिंस को दिया जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया था। और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो क्या होगा? आर्यभट्ट था। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो आर्यभट्ट था। कह रहा है कि आर्यभट्ट महान का गणितज्ञ खगोल ज्ञानी थे। आर्यभट्ट पटना के निवासी थे। इनका जन्म 476 ईसा मतलब स्रोत दिया हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 476 में। ये कह रहा है कि आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है। आर्यभट्ट बोला था। और शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज बोलेगा तो आर्यभट्ट ने किया था। आगे कह रहा है कि आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जया मतलब साइन सिद्धांत दिया गया। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो है ना वर्गमूल का सिद्धांत दिया गया, घनमूल का सिद्धांत दिया गया और विधि तथा जया साइन का सिद्धांत दिया गया। अब आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना किया था। तो आर्यभट्टियम तो पता है नाम से नहीं दिया हुआ है, तो सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। और आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बताया और सौर वर्ष की अवधि 365.3586801 दिन बताया। ठीक है, ये सारा जो काम है ना आर्यभट्ट ने बताया था। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। आगे भी दिया हुआ है कि आर्यभट्ट के बारे में दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस ये मनाते हैं। गणित दिवस जो है ना 22 दिसंबर। सही है, 22 दिसंबर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान थे। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान थे। इनकी रचनाएं क्या है? तो हर्षचरित है, कदम्बरी है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि
हर्षचरित ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का पहला प्रयास था और यह 8 भाग था। प्रथम 3 भाग में बाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेष भाग में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र में लिखा गया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी के बारे में बोल रहा है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद विद्वान और चिकित्सक थे। कौन थे? धन्वंतरी थे। आगे कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा जाता है। बताइए किसके दरबार के 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा गया है? तो क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा जाता है, जिसमें तो कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, ब्राह्मणी एवं बरुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है। आगे दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम सकारी, शकों का विजेता, विक्रमादित्य, पराक्रम का सूर्य, विक्रम, देवराज, देवगुप्त है। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम जो है ना, सकारी मतलब शकों का विजेता बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है, पराक्रम का सूर्य बोलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है, और विक्रमांक बोलेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं, और देवराज मतलब देवगुप्त बोलेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। ये सारे नाम जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम सकारी, शकों का विजेता, और विक्रमादित्य, पराक्रम का सूर्य, विक्रमांक, देवराज, देवगुप्त मतलब ये सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। और आगे कर इसके काल में गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसके काल को? चंद्रगुप्त द्वितीय का ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त काल, हाँ, काल को गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्वेश्चन 18 है, बताइएगा कि 18 में क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो क्या होगा? 326 ईसा पूर्व में किया था ना। हाँ, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अब भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख मतलब बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र जीतने के बाद काबुल का होता हुआ हिंदुकुश मतलब खैबर दर्रा के पास भारत आया था। तो कह रहा है कि सिकंदर महान जो था ना 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया? आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अब भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख मतलब बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश मतलब खैबर दर्रा पार कर भारत आया। सिकंदर की 20 वर्ष की अल्प आयु में सिंहासन पर बैठा था। 20 वर्ष की आयु में वह अरस्तु का क्या था? शिष्य था और फिलिप का पुत्र था। तो बताइए सिकंदर किसका शिष्य था और किसका पुत्र था? बताइए सिकंदर। ये ना जब हाल लगता मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। सिकंदर जो था ना वो अरस्तु का शिष्य था और फिलिप का पुत्र था। और फिलिप का पुत्र था। आगे कह रहा कि तहसीला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर उसका स्वागत किया था। तहसीला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर उसका स्वागत किया था। आगे कह रहा है सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। कह रहा है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे ना हाइडेस्पीज या झेलम का या वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें पोरस की पराजय हुई थी हाइडेस्पीज का युद्ध में। इसी को वितस्ता का युद्ध बोलते हैं तो झेलम का युद्ध बोलते हैं। आगे कह रहा है इसके एशिया आक्रमण के समय सिकंदर के हार हुई थी। तो पोरस का पराजय हुआ था सिकंदर का। पोरस का पराजय हुआ था सिकंदर का क्या हुआ था? पराजय मतलब सॉरी जब हाल मतलब दिमाग कहाँ ध्यान है? आगे करा इसके आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासक घनानंद था। नेक्स्ट है, आगे कह रहा है कि 19 महीनों तक भारत में रहने के बाद इसकी सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने में मना कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर ने 2 नगरों की क्या किया? स्थापना किया था। नेक्स्ट है पहला है कि निकैया जो है ना विजय प्राप्त करने का उपलक्ष्य में क्या था? निकैया क्या था? विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया था। दूसरा है बाव के फेला अपने पीले घोड़ा के नाम पर था, बाव खेला। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो सिकंदर का मृत्यु जो था 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय ने यूनानियों में छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। भारतीयों ने यूनानियों को छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है उलुक शैली सिक्के तथा गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। क्या था? तो जियाउद्दीन बर्नी था। क्या था? जियाउद्दीन बर्नी। तो कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो जियाउद्दीन बर्नी था।
नेक्स्ट कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध का समान था। आगे कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी जो था ना, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। तो जियाउद्दीन बर्नी जो था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही फतवा जहानदारी है। तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही फतवा जहानदारी है। नेक्स्ट है तुगलक वंश। ये 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। आगे कह रहा है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था 1351 से 1388 तक था। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जो उपज का कितना था, 1/10 भाग था। याद रखिए 1/10 भाग होता था। तो कह रहा है कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जो उपज का कितना भाग था, 1/10 भाग था। और नेक्स्ट कह रहा है उसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर लिया था, उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। नेक्स्ट है कि ससगनी नामक सिक्का चलाया किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलाया था। आगे कह रहा है कि उसने दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोल रहा है कि उसने दीवान ए खैरात विभाग अर्थात दान विभाग की स्थापना किया था। तो दीवान ए खैरात विभाग अर्थात दान विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक किया था। और दीवान इतिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद के लिए देने से संबंधित था। नेक्स्ट कह रहा है उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान बनाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान बनाया था। नेक्स्ट है फुतूत हाथ ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। बताइएगा कि फुतू ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। याद रखिएगा फुतू ए फिरोज शाही किसकी है, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा कि जो ना उसने मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जौना खां की याद में जो है ना FST क्या किया था कि जौनपुर नगर का स्थापना किया था। पूछेगा कि जौनपुर नगर का स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में किया था, तो जौना खां की याद में किया था। उसका जो पूरा नाम था ना मोहम्मद बिन तुगलक इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, बताइए। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया है। क्या है, रजिया। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता रजिया सुल्तान थी। आगे कर रजिया सुल्तान के बारे में, इसका जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240 था। रजिया सुल्तान का 1236 से 1240। ये क्या थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली सल्तनत के ममलूक मतलब गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 ईस्वी में इसका संबंध था। तो दिल्ली सल्तनत के ममलूक मतलब गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी का इसका संबंध था। आगे कह रहा है कि रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा मतलब कोट और कुला मतलब टोपी पहनकर जनता के समझ आने लगी। रजिया जो था ना पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति जो है मतलब पुरुष की तरह जो है कोटा मतलब कुबा मतलब कोटा और कोट मतलब कुला मतलब टोपी पहनकर जो है जनता के समझ आने लगा था। कौन, रजिया सुल्तान आती थी मतलब पुरुष की भांति। और नेक्स्ट है इन्होंने मतलब रजिया ने इक्ताओं में फेरबदल कर अमीर आखुर मतलब अश्वशाला प्रमुख के पद पर एक अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई जो तबर हिंद मतलब भटिंडा का इख्तियार था। तो कह रहा है ना कि रजिया की शादी किससे हुई, तो अल्तुतुनिया से हुआ था जो तबर हिंद मतलब भटिंडा का इख्तियार था। आगे कह रहा है रजिया की हत्या 1240 में कैथल के निकट दिल्ली से लौटते समय कुछ षड्यंत्रकारी डकैतों ने कर दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रजिया की हत्या कब कर दिया गया था, तो 1240 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था, कैथल के निकट दिल्ली से लौटते समय कुछ षड्यंत्रकारी डकैतों ने कर दिया था। आगे कह रहा है रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। रजिया के पतन में उसका स्त्री होना क्या था, उत्तरदायी था। नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है कि रजिया के बारे में मिनहाज लिखता है कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। ये मिनहाज लिखते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम जो है ना भारत के महान शासकों में लिया जाता था। तो क्वेश्चन पूछ देगा ना कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, ये किसके अनुसार बोला गया था, तो एल्फिंस्टन के अनुसार बोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी रजिया सुल्तान के बारे में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख ही लेते हैं। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया था। ये किया था 1320 में किया था। कब किया, 1320 में। तो कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया, 1320 ईस्वी में किया था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया।
क्या है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है ना तुगलक वंश की स्थापना कब किया था? 1320 में किया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की। तो कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का जो है टाइम पीरियड था 1320 से 1414 ईस्वी तक था। तुगलक वंश जो टाइम से अथी था 1320 से 1414 ईस्वी तक था। नेक्स्ट कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह, इसका जो था 1320 से 1325 ईस्वी तक था। इसके बारे में बोल रहा है कि इसका नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक शाह का जो नाम था ना गाजी मलिक था, याद रखिएगा। और इसके पिता कराना के तुर्क थे, इसलिए यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से प्रसिद्ध था। आगे कह रहा है कि 3 सितंबर 1320 को यह गद्दी पर बैठा था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक शाह बैठा था। और दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी मतलब काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगोलों को पराजित करने के कारण यह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक शाह था, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो शाह था ना, ये क्या था? मंगोलों को पराजित करने के कारण मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलका नामक नगर बसाया और वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ करने के मकबरे का निर्माण से हुआ था। तो याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया और वास्तुकला की तुगलका शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ था। आगे कह रहा है 1321 ईस्वी में इसने अपने पुत्र जौना खां को वारंगल अभियान पर भेजा, परंतु वह असफल रहा था। ठीक है, तो 1321 ईस्वी में अपने पुत्र जौना खां को वारंगल अभियान पर भेजा, लेकिन परंतु क्या था? वह असफल रहा था। आगे कह रहा 1322 से 23 में जौना खां ने वारंगल तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध पुनः अभियान किया और इस बार जीतकर वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका नाम बदलकर जो है ना क्या किया? सुल्तानपुर कर दिया। क्या? सुल्तानपुर कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1324 ईस्वी में जौना खां ने जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय के साथ युद्ध किया। इसमें वह क्या? विजयी हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि 1324 में जो है जौना खां मतलब जो है जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय के साथ युद्ध किया, जिसमें क्या हुआ? विजयी हुआ था। आगे कह रहा है कि 1324 ईस्वी में बंगाल विजय कर लौटते वक्त मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित कर तिरहुत क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया था। नेक्स्ट बोल रहा है कि गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो था ना डाक व्यवस्था क्या थी? उत्कृष्ट थी। और 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु लकड़ी के भवन में गिरने से दबकर हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा कि गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कैसे हो गया था? तो 1325 में जो है ना लकड़ी की मतलब मृत्यु जो है लकड़ी के भवन था उसको गिरने से दबकर मृत्यु हो गया था गयासुद्दीन तुगलक का। और निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से ना कल पढ़ेंगे, रहने दीजिए 22 यहीं तक, 1 से लेकर 21 तक पढ़ चुके हैं, 22 से कल पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जहाँ तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार का ना, इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया रहता है। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। एक फर्स्ट सेट का जो है ना सारा PDF हम डाल चुके हैं, इसका भी PDF डाल दे, जब सेट खत्म होगा पूरा PDF डाल देंगे। तो जैसे जैसे खत्म होगा वैसे डालते जाएंगे PDF टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक पे क्लिक करके जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एक बिहार इसका टेस्ट ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें टेस्ट होता है बिहार इसका 3 बजे और शाम में ड्यूटरिया 5 का 6:30 बजे टेस्ट होता है। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ना यूजफुल होगा आपके लिए। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF सारा डाला जाता है। तो यहीं तक नहीं देते हैं।